गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेशनल देख चुके होंगे आप लोग। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय दिसंबर का फ्रॉम दर्पण। तो फर्स्ट क्या है, ब्रिटेन के पीएम की भारत यात्रा। ब्रिटेन के पीएम, उनका नाम है कीर स्टारमर, जो आए थे भारत की यात्रा पर। कीर स्टारमर भारत की यात्रा पर आए थे। यहाँ हमें दो तीन बातें याद रखनी है, जैसे कि हमारा उनके साथ एक समझौता हुआ है जिसका नाम है सीटा, CETA। ये क्या है? फुल फॉर्म है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है? यह एक हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता। आप लोगों ने भी साइन किया है पिछले महीने में, पिछले महीने या 2-3 महीने पहले। तो इस बारे में हमें याद रखना कि सीटा जो हुआ है भारत और भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, क्योंकि जो है समझौते पूछे जाते हैं कि ये किसके बीच हुआ है। ये इंडिया और यूके के बीच में है। इसके बारे में क्या जानना हमें चाहिए? हमें मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? दो देशों के मध्य समझौता शुल्क मुक्त आवागमन के लिए। शुल्क मुक्त आवागमन किस चीज का? वस्तुओं का। वस्तुएं हो या सेवाएं हो, यहाँ पर वस्तु और सेवाएं दोनों। मतलब शुल्क मुक्त मतलब फ्री हो, या फिर शुल्क कम हो, दैट इज मुक्त व्यापार समझौता। इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सीटा नाम यहाँ पे है। जो हमने अभी ऑस्ट्रेलिया से किया था उसका नाम था, अगर यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ था उसका नाम है ECTA। एकता कर सकते हैं याद करने के लिए, ECTA। ये हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो इनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। होता क्या है? मुक्त व्यापार समझौता ही होता है। फुल फॉर्म क्या होगा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इसके बारे में हमें याद रखना है। यहाँ पर इन्होंने जो आए थे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने दो तीन चीज़ों में रुचि दिखाई। जैसे भारत का जो आधार सिस्टम है, तो डिजिटल पहचान पत्र, डिजिटल आइडेंटिटी में रुचि दिखाई है कि इसको हम आधार जैसे हमारे पास है वैसे हम भी बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। मतलब ब्रिटेन भी चाहता है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फो होगा, जैसे कि यहाँ पर सदस्य होते हैं 5, जिनको बोलते हैं P5। ये होते हैं स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर। विश्व के 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य हैं। नाम क्या है? अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, एंड यूके हो गया या ब्रिटेन। ये 5 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसमें भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। इनका नाम क्या है?
नाम है खुरेल सुख, खुरेल सुख उखना। ये यात्रा पर आए थे। और मंगोलिया की अगर लोकेशन हम देखते हैं तो मंगोलिया, ये है मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर है रूसिया और नीचे है चाइना। ठीक है, तो ये भारत की यात्रा पर आए थे। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। एशिया का मेंबर है। तो ये जब आए तो राजघाट पर श्रद्धांजलि दी भारत में। श्रद्धांजलि राजघाट पर किसकी समाधि है? गांधी जी की। प्लस इन दोनों को, भारत और मंगोलिया को, स्पिरिचुअल सिबलिंग कहा जाता है। स्पिरिचुअल सिबलिंग कहा जाता है। भाई बहन किनको? मंगोलिया और भारत को। कारण कारण ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ से जो बौद्ध धर्म है दोनों में कॉमन है। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ और फिर उसका विकास होते होते चीन के माध्यम से मंगोलिया तक या जापान तक भी गया। तो दिस इज द रीजन व्हाई बोथ कंट्रीज आर कॉल्ड एज ए स्पिरिचुअल सिबलिंग। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वो ये है कि हम पवित्र अवशेष भेजेंगे वहां पर। पवित्र अवशेष देंगे हम का मतलब यहाँ भारत से है। किसके अवशेष देंगे? दो लोगों के। एक है सारिपुत्र, सारिपुत्र, और दूसरे हैं मोगदलायन। ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। इनके जो अवशेष हमारे पास रखे हुए हैं, जो प्राप्त हुए हैं, इनको हम मंगोलिया को देंगे। प्लस यहाँ पर एक और इनके बारे में लास्ट बात हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मंगोलिया की पहली रिफाइनरी बनाने के लिए पैसा हमने दे रखा है। मंगोलिया की पहली रिफाइनरी, आयल रिफाइनरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। कब तक तैयार हो पाएगी? 2028 तक। इसके लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको बोलते हैं बेसिकली कर्ज है, लो इंटरेस्ट रेट पर। सी फॉर क्रेडिट, तो क्रेडिट तो कर्ज ही होता है। नेक्स्ट है इजराइल हमास युद्ध विराम। इनकी स्टोरी काफी जटिल हो रखी है। अभी 2 साल से जो युद्ध चल रहा था लगभग, उस पर विराम लग गया है एटलीस्ट। तो 2 साल से युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में लगभग। फॉर द रीजन, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन है, और इसका नेतृत्व कर रहा है हमास। इस हमास को अंतरराष्ट्रीय टेरर संगठन माना जाता है। अमेरिका आतंकी संगठन मानता है एटलीस्ट, तो आतंकी संगठन है। तो इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। अब इनके बीच जो युद्ध चल रहा था उस पर युद्ध विराम लग गया है। अब युद्ध विराम जो हुआ, किसकी मध्यस्थता को किसने की? किसके सहयोग से मध्यस्थता की है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कौन है? इनके बारे में आप लोग जानते हैं, USA के
प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट। इनकी मध्यस्थता से ये संपन्न हुआ। अब यहाँ पर जो युद्ध हुआ है, युद्ध के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। जैसे लगभग 65,000 लोगों की मृत्यु हो गई है हमले की वजह से। और यहाँ पर जो है खाद्यान्न संकट खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से लोग भुखमरी से मर गए, खाना ही नहीं मिल पाया। भुखमरी से मृत्यु, जिसे नरसंहार, जीनोसाइड कहा जा रहा था। और आपको याद होगा तो जीनोसाइड के मामले में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी, उसने क्या जारी किया था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया था, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट किसके लिए? इजराइल के पीएम नेतान्याहू के लिए। इजराइल पीएम नेतान्याहू के खिलाफ इनको अरेस्ट करने के लिए। तो जीनोसाइड का आरोप लगा है इजराइल के ऊपर, इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर। तो युद्ध विराम जो हुआ, सीज फायर या ट्रूस बोलते हैं इंग्लिश में, अगर याद करना है, सीज फायर या ट्रूस। इसमें कुछ बातें जो रही, एक तो ये कि इजराइल की जो सेना है, इजरायली सेना की पूर्ण वापसी। कहाँ से? फिलिस्तीनी वाले क्षेत्र से, गाजा वाले क्षेत्र से। दूसरा, कैदियों का कैदियों की रिहाई दोनों ओर से। दो पार्टी कौन है? एक पार्टी हमास और दूसरा इजराइल। थर्ड, फिलिस्तीन देश का गठन। ये कुछ बातें थी जो उसमें रखी गई हैं। अब फिलिस्तीन देश का गठन प्लस हमास के जो ठिकाने हैं उस खत्म किए जाएंगे। और हमास के ठिकाने खत्म होने का मतलब ये भी है, हमास की फिलिस्तीन में हिस्सेदारी नहीं होगी। हमास की हमास सरकार का हिस्सा नहीं होगा। सरकार कहाँ की? जो फिलिस्तीन की सरकार बनेगी। ये शर्तें कुछ रखी गई हैं जी, और जो इनकी हिस्सा हैं, युद्ध विराम की जो शर्तें हैं वो ये हैं। हमास के ठिकाने गाजा से खत्म किए जाएंगे, गाजा पट्टी से। तो ये मिस्टर ट्रंप ने किया है, और इसको लेकर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो अगली न्यूज में है। गाजा में स्थायी शांति के लिए सम्मेलन। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि गाजा की शांति के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। देन यू हैव टेल दैट कि गाजा में स्थायी शांति के लिए सम्मेलन हुआ था। स्थान था शर्म अल शेख। ये कहाँ स्थित है? ये है मिस्र में। मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। यहाँ पर हुआ, और इसकी जो सह अध्यक्षता की दो लोगों ने। एक तो मिस्र खुद ही रहेगा, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो। मिस्र के राष्ट्रपति मिस्त्री नहीं होंगे। मिस्र। और दूसरा अमेरिका।
इन दोनों ने सह अध्यक्षता की और इस सम्मेलन में लगभग भागीदार देश कितने थे? पार्टिसिपेंट लगभग 30 देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अगर हम बताएं कि एक शब्द में अगर बताना हो तो क्या है? गाजा में शांति। गाजा में शांति की स्थापना, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो क्षेत्र होता है पश्चिम एशिया का क्षेत्र में आता है, तो पश्चिम एशिया में शांति की बहाली, बात एक ही है। पश्चिम एशिया को मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। में शांति, ये इसका उद्देश्य रहा। ट्रंप ने कुछ सूत्र रखे थे। ट्रंप का जो 20 सूत्री फार्मूला है वो क्या है, जिससे ये शांति बहाल होगी? ये 20 सूत्री जो फार्मूला है, 20 सूत्री योजना, ये उसी गाजा के शांति का हिस्सा है। जो भी ट्रूस हम पढ़ रहे थे, सीज फायर, उसी का पार्ट है, यहाँ से अलग से बताया जा रहा है। तो जैसे इजरायली सेना की वापसी, सेम बिंदु रहेंगे, मिला जुला के पूर्ण वापसी। गाजा का आर्थिक पुनर्निर्माण, कैसे किया जाएगा? इसका आर्थिक पुनर्निर्माण इंटरनेशनल बोर्ड का गठन किया जाएगा। इंटरनेशनल बोर्ड द्वारा, प्लस फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना, और बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जाएगा वहां शांति बहाली के लिए। बोर्ड ऑफ पीस। तो ये हो गया जो वहां पर बैठक हुई, उसमें मुख्य बातें जो हुई वो। नेक्स्ट है यूएनएचआरसी। हेतु भारत 7वीं बार निर्वाचित। क्या हुआ है? निर्वाचित हुआ है, मतलब इलेक्शन। पहले तो हम यूएनएचआरसी समझते हैं क्या होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में, ह्यूमन राइट के लिए। सदस्य संख्या अगर हम देखें कितनी है इसकी, सदस्य संख्या है 47। ये जो 47 है, इनका जो वितरण किया गया है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वितरण किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वितरण। कैसे? ऐसे किया गया है कि जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका को 13 सीटें अलॉट की गई हैं। कितनी? 13 सीटें। एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, इसको अलॉट की गई हैं 13 सीटें।
फिर ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप, इसको मिली हैं 6 सीटें। वेस्ट यूरोप, इनको 7 सीटें मिली हुई हैं। और लास्ट में लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इनको 8 सीटें मिली हुई हैं। तो अब ये सीटों का वितरण है, इसमें 47 सीटें कैसे पूरा होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो सीटें होती हैं इनका, इन सीटों का होता है निर्वाचन। जो सीट्स होती हैं, सीटों पर निर्वाचन होता है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन। इलेक्शन कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इसे विश्व की संसद भी कहते हैं। तो यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 193 सदस्य देश ये वोट देकर चुनते हैं। और जब चुना जाएगा तो कोई उसका होता है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। लेकिन लगातार दो लगातार 2 बार ही कोई सदस्य हो सकता है। 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लगातार रहना है तो 2 बार, इसके बाद फिर होना है तो एक इंटरवल फिर। तो लगातार 2 बार ही कोई रह सकता है, इससे ज्यादा टेन्योर नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर अभी जो चुनाव हुआ है भारत का, तो जो एशिया पैसिफिक सीट है, ये यहाँ पर 13 सीटें जो हैं, इन पर चुनाव हुआ है। इन पर चुनाव हुआ, इनकी 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो कौन कौन जीता है? एक सीट तो भारत को मिली है, या भारत ने जीता है। दूसरा पाकिस्तान ने जीता है। तीसरा वियतनाम ने जीता है। और चौथा है इराक का। ठीक, इन सब का टेन्योर 3 साल होगा। कब से शुरू होगा? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। 3 साल तक चुनाव के लिए चुना गया है भारत को। तो ये हो गया इसके बारे में पूरी जानकारी। यहाँ पर सिर्फ 4 सीटों का चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य समझौता। क्या समझौता हुआ है दोनों के बीच में? तो समझौते का नाम है SMDA। ये डिफेंस समझौता है। फुल फॉर्म क्या है? S फॉर स्ट्रेटेजिक, M फॉर मिलिट्री, D फॉर डिफेंस, A फॉर एग्रीमेंट। तो फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये एक रक्षा समझौता है।
इसके मध्य हुआ है पाकिस्तान एंड सऊदी अरब के बीच में। इसकी मुख्य शर्त क्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब ये एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया, पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा जो होती है। यहाँ पर दो ही देश हैं, जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जितने भी मेंबर हैं वहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी लागू होती है। क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी? सामूहिक सुरक्षा, मतलब सबकी मिलजुल कर सुरक्षा की जाएगी। कोई एक देश पर किसी हमला हुआ, माना जाएगा कि जितने मेंबर हैं 45-42 सब पर हमला माना जाएगा। तो ये तो हो गया सुरक्षा। ये जो समझौता हुआ है ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, एटलीस्ट। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोगों को याद होगा अभी भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसका जो प्रभाव के रूप में इसको हम देख सकते हैं। एक अच्छा, यहाँ पर जो समझौता हुआ उसमें सऊदी अरब ने अपना कारण क्या, सऊदी अरब का कारण जो है, इसने क्यों किया ऐसा समझौता, इसका कारण है इजराइल की बढ़ती हुई आक्रामकता। इजराइल की वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई आक्रामकता, मतलब किसी के भी जो है देश में घुस जाता है बिना बताए, जैसे कि कतर में घुस गया था, कतर पर हमला किया। तो ये इस वजह से भी सऊदी अरब ने किया है, हालांकि भारत के लिए तो खतरा है ही। यहाँ जो साइन किया है तो शहबाज शरीफ और उनके जो राजकुमार होंगे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। लिख देते हैं सिग्नेटरी कौन है इसमें, साइनेटरी है, किसकी तरफ से साइन किया है इन्होंने, शहबाज शरीफ और यहाँ पर से साइन हुआ है मोहम्मद बिन सलमान का, जो कि वहाँ के किंग या राजकुमार है। नेक्स्ट क्या है 7, मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। नहीं, सैन्य तख्ता पलट। कारण क्या है सैन्य तख्ता पलट का, एक तो हमें अगर पता हो, इसमें जो अभी जनजी प्रोटेस्ट हुआ है कहाँ, नेपाल में, तो जो कारण थे वही कारण है यहाँ पर भी है। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो केंद्र में ये चीजें होती हैं, तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इस वजह से हुआ और प्रोटेस्ट किया किसने, जनजी ने, जन जी, जेड को बोलते हैं जनजी, इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और इसके बाद
नए राष्ट्रपति, जो पुराने राष्ट्रपति थे वो तो भाग गए, नए राष्ट्रपति मिलिट्री के जो कर्नल हैं उनको बनाया गया, जिनका नाम है कर्नल वेंड्रिया नीरिना। इन्होंने शपथ ली है। अब कहा है कि 2 वर्ष बाद हम चुनाव करवाएंगे। मेडागास्कर की अगर लोकेशन हमें देखना है, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका का नक्शा याद है, ये भारत हो गया, यहाँ पर ये देश है, ये है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी क्या है, अंताननरिवो। नेक्स्ट है जापान की पहली महिला पीएम। कौन बनी है? नाम है साने तकाइची। इस्तीफा दिया, शिगेरू साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इनकी पार्टी, इन्होंने बनाई है जो सरकार, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो एलडीएफ ने गठबंधन किया है एक पार्टी के साथ में। ये रूढ़िवादी है, प्लस इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारत में आयरन लेडी की बात अगर हम करें, तो आयरन लेडी इन इंडिया किसे कहते हैं? ये इंदिरा गांधी को कहा जाता है, जिनके द्वारा जो निर्णय लिए गए उसकी वजह से कहा जाता है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, जापान की बात हो रही है, तो सरकार तो बनेगी, तो जापान की संसद जो होती है वहीं से सरकार बनेगी। तो जो जापान की संसद होती है उसको बोलते हैं डायट। इसके 2 सदन होते हैं। डायट क्या है? द्विसदनीय है, जैसे भारत में 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR। दूसरा हाउस ऑफ काउंसिल समथिंग करके है, जो भी हो, इसी में सरकार बनती है, जो इसे लोअर हाउस जिसे कहते हैं, निम्न सदन या लोअर हाउस, जैसे भारत में लोकसभा बोलते हैं HOR को। तो यहाँ पर कुल सीटें थी 465, उसमें से इन्होंने जीती हैं 237। तो 237 सीटें प्राप्त की 465 में से। इस तरह से इन्होंने सरकार बनाई। मेजोरिटी ऑफ चाहिए होती है ना। तो ये जापान की पहली महिला पीएम बनी। नेक्स्ट है सेशल्स में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम है पैट्रिक हरमिनी। अगर आप लोगों को लोकेशन याद है थोड़ा सा भी, तो हम फिर अफ्रीका का ही मैप बनाएंगे वंस मोर। ये आपका मेडागास्कर बनाया था हमने, यहीं पर है आपका सेशल्स। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया।
इसके नए राष्ट्रपति बने मिस्टर पैट्रिक। नेक्स्ट है काबुल में भारत का दूतावास। तो भारत ने वहां पर अभी जब से तालिबान की सरकार आई थी तब से वहां दूतावास नहीं बनाया है। तो 2022 में हमने वहां एक तकनीकी मिशन स्थापित किया था जो टेक्निकल हेल्प करता था, जो भी है वहां पर काबुल में बनाया था। इसी को दूतावास का दर्जा दे दिया गया है। दे दिया है। अच्छा, पाकिस्तान जहाँ जो अफगानिस्तान की स्थिति इस समय क्या है, वहां पर पाकिस्तान ने हमला कर रहा है। वहां पर पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमला किया है और सीज फायर नहीं हो पा रहा है। कहाँ पर? अफगान के क्षेत्रों में, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है श्रीलंका की पीएम की भारत यात्रा। श्रीलंका की पीएम की भारत यात्रा। तो श्रीलंका की पीएम कौन है? उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। ये महिला पीएम है वहां पर यहाँ। ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है? इन्होंने स्टडी किया था भारत में। भारत में कहाँ से? एक हिंदू कॉलेज है दिल्ली में, वहां से इन्होंने समाज शास्त्र में पढ़ाई की थी। ये जरूरत नहीं है, 91 टू 94 में वहां पर। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनका नाम हमें पिछले महीने ये भी यात्रा पर आए थे, इनका नाम है अनुरा कुमार देशनायके। या दिशा नायके, ये पूछ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आसियान। आसियान सम्मेलन 2025 47वां सम्मेलन था जो हुआ है कुआलालंपुर में। ये राजधानी है मलेशिया की। यहाँ एक बात नोट करेंगे, ये वर्ष 2007 से आसियान के वर्ष में 2 सम्मेलन होते हैं। 2 सम्मेलन आयोजित होते हैं। तो अभी जो हुआ है ये 47वां हुआ, तो 46 और 47 दोनों हुए थे कुआलालंपुर में। 46 एंड 47 ये दोनों कुआलालंपुर में। और जब भी आसियान का सम्मेलन होता है, आसियान के साथ
कौन कौन सी बैठक होती है? एक तो होती है ईस्ट एशिया समिति, दूसरा इंडिया आसियान समिति, भारत और आसियान के देश, ये सुमित नहीं करना, समित करना है इसको। प्लस आसियान डायलॉग पार्टनर समिति। ये एक साथ होती हैं, तो सारी समितियों के बारे में कुछ भी पूछा जाए कहाँ हुई थी, आप सीधे बताइए कुआलालंपुर में हुई थी। अब हम जानते हैं आसियान का हुआ जो था उसकी थीम क्या थी। थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में लिखेंगे तो शायद समावेशिता और सततता, सततता, सस्टेनेबिलिटी, याद रखेंगे इसको। और क्या हुआ इस बैठक में? इस बैठक में एक काम हुआ, आसियान में एक सदस्य नया जोड़ा गया। आसियान नया सदस्य जुड़ा, पूर्वी तिमोर। ये हो गया 11वां सदस्य आसियान का। अब हम थोड़ा सा आसियान के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आसियान है क्या? आसियान एसोसिएशन ऑफ, किस चीज का है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है, ये लिखा हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है। अगर हम इसकी स्थापना देखें तो स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक। और अगर इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। जकार्ता कौन से द्वीप पर है? तो आप बताइए, जाफर जकार्ता और जाफर जावा। जावा द्वीप इंडोनेशिया का है। 1967 में जब स्थापना हुई तो एक घोषणा पत्र साइन हुआ था। तो घोषणा पत्र का नाम था बैकॉक घोषणा पत्र। जिससे इसकी स्थापना हुई। और जब स्थापना हुई तो फाउंडिंग मेंबर कितने थे? संस्थापक सदस्य ये थे 5। नाम, एक हो गया आपका इंडोनेशिया, जहां हेडक्वार्टर है। दूसरा ये बैकॉक घोषणा पत्र है। बैकॉक कहाँ की राजधानी है? थाईलैंड। तो ये तो 2 यहीं से याद कर लेंगे, 2 तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा हो गया मलेशिया, चौथा हो गया फिलीपींस, और 5वां हो गया सिंगापुर। ये 5 फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में मेंबर जोड़े गए इसमें। छठा नंबर पर जो देश है उसको जोड़ा गया 1984 में ब्रुनेई को।
1984 ब्रुनेई। 7वां जोड़ा गया 95 में, वियतनाम। इसके 2 साल बाद 97, इसमें 2 देश जोड़े गए, एक तो लाओस और दूसरा हो गया म्यांमार। तो देश हो गए 9। इसके बाद 2 साल बाद 1999 में एक देश जोड़ा गया जिसका नाम था कंबोडिया। तब से स्थगित था, अब 11वां मेंबर जुड़ा है 2025 में, जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो इस समय करंट स्ट्रेंथ कितनी है? कुल सदस्य संख्या हो गई है 11। तो ये हो गया आसियान के बारे में। यहाँ पर कुछ बात आसियान के बारे में, जैसे आसियान की 2026 की बैठक, वो कहाँ होगी? तो 2026 की बैठक होनी है फिलीपींस में। और जगह है पसाय सिटी। यहाँ पर होगा 2 बैठकें होंगी, जैसे कि हर साल होती हैं इसके 2, 48 और 49। कौन कौन सी? 48th एंड 49th। 2 बैठकें यहीं पर होंगी और इसकी थीम भी तय हो गई है अभी से। तो अगली थीम क्या होगी ये यहीं से याद कर लेंगे, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। ये हो गई अगले साल की थीम। नेक्स्ट क्या है? आसियान से ही जुड़ा हुआ सम्मेलन है, आसियान भारत सम्मेलन। उसी के साथ बैठक हुई है, बस न्यूज अलग से है। ये भारत और आसियान का 22वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, पीएम मोदी नहीं गए थे, चुनाव हो रहे थे, तो इन्होंने वर्चुअली अटैक जो है अटेंड किया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधन किया है। तो कुछ बातें हमने कही हैं, भारत ने कही हैं, जैसे कि वहाँ जो आसियान के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है, उसकी समीक्षा की बात हो रही है। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा, मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करना, क्योंकि इसमें भारत को नुकसान हो रहा है, हमने कर रखा है उसके साथ में, आसियान के साथ में। आसियान के साथ है समझौता हमारा, और इसका नाम क्या है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। और यहाँ पर मोदी जी ने एक काम किया है कि वर्ष 2026 को घोषित किया है समुद्री सहयोग वर्ष। ठीक, ये तो हो गई इसकी महत्वपूर्ण बातें। प्लस भारत ने जैसे कि एक राजमार्ग बनाया हुआ है जिसको आईएमटी हाईवे है। हम कैसे सहयोग कर रहे हैं आसियान के साथ में? आईएमटी क्या है? आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार,
T फॉर थाईलैंड। इन तीनों देशों से जुड़ता हुआ एक नेशनल हाईवे हम लोग बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो मजबूत होगी। तो कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो वस्तुओं का आवागमन हो पाएगा और लोग भी आ जा सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक नोट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि भारत और आसियान की अगर जनसंख्या जोड़ी जाए लगभग विश्व की 1/4, 25% जनसंख्या रहती है यहाँ पर। नेक्स्ट है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो आसियान के साथ होता है। ये भी वहीं पर हुआ, कुआलालंपुर में। भागीदार कितने थे, सदस्य देश अगर देखें तो सदस्य देश हैं आसियान देश पूरे प्लस 8 देश। 8 देशों में सभी महत्वपूर्ण देश शामिल हैं एशिया के, अलॉन्ग विद अमेरिका। जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हमारा न्यूजीलैंड, ठीक। इसके बाद पड़ोसी पड़ोसी चाइना और रसिया, ये 2 हो गए, प्लस 2 पड़ोसी वहीं पर हैं, साउथ कोरिया और जापान। और 8वां देश है अमेरिका, जो बाहर से है, हमारे कंटिनेंट में नहीं है। इन देशों ने मिलकर सम्मेलन हुआ यहाँ पर। यहाँ पर सम्मेलन हुआ तो कुछ मुद्दे जो उठे थे, प्रमुख मुद्दा क्या, साउथ चाइना सी का मुद्दा है, दक्षिणी चीन सागर विवाद का, जो कि चीन के साथ विवादित है। और लास्ट में हम एक न्यूज क्या है, आसियान पुरस्कार 2025। आसियान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, आसियान की तरफ से यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कोलंबिया। यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कोलंबिया। क्यों दिया गया, सामुदायिक निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। सामुदायिक निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देना, इसके लिए दिया गया। ये यहाँ पर कंबोडिया है, कोलंबिया नहीं है, और कंबोडिया है। यहाँ पर आप लोगों के एक न्यूज है, हम लोग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, 2026 से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स का कोर्स, और स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। तब तक आप लोग देखिए, थैंक यू।